नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा इस बात की है कि गल्फ में जो युद्ध हो रहा है उसका हम पर क्या असर होने वाला है। हम पर क्यों बार बार कहीं भी युद्ध होता है उसका असर दौड़ कर चला आता है। रूस यूक्रेन युद्ध रहा हो या इजराइल गाजा या फिर अभी इजराइल और ईरान, जो भी होता है असर अल्टीमेटली भारत तक पहुंच ही जाता है। इस बार असर जेब से जुड़ा है क्योंकि इस बार असर में तेल की कीमतें और गैस की कीमतें बढ़ने की चर्चा है। और बढ़ने की चर्चा तब से जब जब से अमेरिका ने एपिक फ्यूरी नाम से अपना मिशन चलाया है ईरान के खिलाफ। लगातार वो जबरदस्त कार्रवाइयां करते हुए ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। बदले में ईरान भी उसको रोकने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करवाना चाह रहा है। इंटरनेशनल प्रेशर के लिए उसके पास एक बहुत जबरदस्त नब्ज है जिसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। आईआरजीसी, जो कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्सेस हैं, जो कि हमनेई के नेतृत्व में काम किया करती थी, उन्होंने हॉर्मुज को कंट्रोल कर लिया है, जिसके चलते गल्फ से निकलकर भारत तक या एशिया के अन्य देशों तक पहुंचने वाले तेल के टैंकर और गैस के टैंकर अटके पड़े हैं। परिणाम यह हुआ कि हजारों की संख्या में अब केवल लंगर डाल डालकर बीच में समुद्र में जहाज खड़े हैं और इन्हीं जहाजों के चलते हमारे यहां की सप्लाई बाधित है। सप्लाई इतनी बाधित है कि आने वाले समय में हम सभी के पास तेल की किल्लत खड़ी हो सकती है। खबर बनती है कि 25 दिन का ही भारत के पास क्रूड ऑयल रिजर्व बचा है। यानी कि अगर तेल सप्लाई बाधित हो और हमारे पास कहीं से भी तेल ना आए तो केवल 25 दिन तक ही हम लोग आत्म सर्वाइव कर सकते हैं। हम अपने पास रखे रिजर्व से काम चला सकते हैं। बड़ा सवाल इसी लाइन के अंदर, कहीं से भी सप्लाई ना हो का मतलब यह नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही सारी सप्लाई देश के पास आती हैं। फैक्ट बताता है कि भारत की 55% 55% जो तेल सप्लाई है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आती है। लेकिन उसके अलावा बची हुई जो सप्लाई है वो भारत लगभग 40 देशों से पूरी करता है। भारत ने ऑयल को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई किया हुआ है, लेकिन जब आधे से अधिक तेल की सप्लाई किसी एक जगह से आ रही हो तो उसका असर निश्चित ही पड़ता है। अगर ऐसा असर है तो ये आंकड़ा चिंतित करने वाला है, और ऐसे समय पर चिंतित करने वाला है जब भारत की गैस सप्लाई का सबसे बड़ा सोर्स, जिसका नाम है कतर, वो ऑयल गैस प्रोडक्शन रोक देता है। वो कहता है कि मैं भारत को गैस फिलहाल नहीं दे पाऊंगा। रीजन ये नहीं है कि भारत से कोई नाराजगी है, नाराजगी ये है कि जो रूट है वो रूट बहुत ही बाधित है और गैस तेल से भी ज्यादा विस्फोटक है। अगर कुछ भी हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। इन्होंने अपना रास्ता रोक दिया है। सब कुछ जमा अर्थ असर भारत पर पड़ रहा है। इसी वजह से सवाल है कि गाड़ियों में भरने वाली सीएनजी या घर तक पहुंचने वाली एलपीजी आने वाले समय में महंगी हो सकती है यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चोक पॉइंट नहीं खुला। क्या है इसके अल्टरनेटिव? क्या भारत तेल और गैस की कीमतें बढ़ाएगा या फिर दुनिया में किसी और देश के साथ व्यापार खोलेगा? सबसे प्रमुख दावेदारों में रूस है, जिसके साथ क्या हम अपनी ऑयल सप्लाई वापस से चालू कर देंगे या कोई और अल्टरनेटिव तलाशेंगे? आज का सेशन इसी बात पर है, क्योंकि भारत की तरफ से तमाम तैयारियां चालू हो चुकी हैं। साथियों, आज एक घटना घटी थी जिस पर हमने सुबह अंकित इंस्पायर इंडिया पर सेशन किया था। एक ईरानी युद्धपोत को अमेरिकी सबमरीन ने निशाना बनाया था, जिससे कि वहां पर सवार जो सैनिक थे, ईरानी सैनिक थे, वो जल समाधि ले लिए, उनकी मौत हो गई। ये घटना जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई है, ये एनिमेटेड वीडियो मैंने अपनी क्लास में एआई से बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया है। ये तस्वीर एआई से जनरेट की है इस एआई मास्टरी क्लास में, जिसे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, अमेरिका इजराइल और ईरान जंग का 6वां दिन है। 100 घंटे पूरे हो चुके हैं। 17 ईरानी जहाज डूबे जा चुके हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन है। अब इनमें से किसकी कितनी इंफॉर्मेशन सही है पता नहीं, लेकिन हां, जब तक बाधाएं खड़ी हैं तब तक सब कुछ कहा जा सकता है। ईरान फिलहाल जो सबसे बड़े धमकी देने की स्थिति में है वो ये कि इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों को वो निशाना बनाना चाहता है। इन सब पर एक एक करके आएंगे, लेकिन उन सबसे पहले जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर बड़ी संख्या के अंदर तेल के जहाज अटके हुए हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सप्लाई चेन के अंदर लगातार जो ऑयल के शिप हैं उनकी संख्या 3200 बताई जा रही है। लगभग 4% जो ग्लोबल शिप टनेज है वो इस समय गल्फ के अंदर अटका हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया में चलने वाले जितने भी ऑयल ट्रेड हैं उनमें सेकंड लार्जेस्ट यूज होने वाला
स्ट्रेट है, सबसे ज्यादा स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ट्रेड होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इस समय चोक पॉइंट ईरान ने बना रखा है। देखिए थोड़ा सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समझ लेते हैं। ये पीछे की तरफ जो खाड़ी है ये पर्शियन गल्फ है। ये जब इस तरह से मुड़कर आती है तो यहां पर स्ट्रेटेजिकल अगर लोकेशन को देखें, ये पूरा एरिया इस तरह से ईरान के पास है, छोटा सा ये टुकड़ा ओमान के पास है, बीच का ये वाला हिस्सा यूएई के पास है। ऐसे में इस रास्ते का एक बाईपास भी है, और वो बाईपास है कि यूएई यहां से पाइपलाइन डालकर सप्लाई चालू कर सकता है। एनीवे फिलहाल के लिए यहां वाला चौक पॉइंट समझते हैं। असल मायने में ये चौक पॉइंट बहुत ही संकरा है। सकरा कितना है तो मैं आपको बताऊं कि यहां से लेकर अगर यहां तक की लेंथ देखी जाए, पर्शियन गल्फ की से लेकर ओमान की खाड़ी तक की जो लेंथ है वो 167 किलोमीटर देखी जाती है। और यहां इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक एज से एज की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो 50 किलोमीटर आंकी जाती है। लेकिन जहाजों को चलने के लिए यहां पर एक छोटा सा रास्ता दिया हुआ है जो कि लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा बताया जाता है। उनमें से भी चूंकि जहाज के टैंकर काफी गहरे होते हैं, 3 किलोमीटर चौड़ाई का ऐसा हिस्सा है जहां से जहाज पास होकर आ सकते हैं। मतलब ये पूरी जगह काम की नहीं है, केवल 3 किलोमीटर का ही एरिया ऐसा है जो काम का है। यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। 8 आइलैंड्स में से 7 आइलैंड पर ईरान का कब्जा है। ऐसे में अगर कोई जहाज बच बचाकर निकलता भी है तो वो ईरान के ही दायरे में से होकर निकलता है। यही सबसे बड़ी यहां की खासियत बताई जाती है। इस पूरे क्षेत्र से दुनिया के कुल तेल का 20% तेल निकलता है, गुजर कर जाता है। लगभग प्रतिदिन 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल और ईंधन इस रूट से पार होता है। ईरान खुद 17 लाख बैरल पेट्रोलियम इस रूट से एक्सपोर्ट करता है, और इनका जो अधिकतम तेल है वो एशिया के देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। यहां पर दुनिया के कुल तेल का 20% तेल इस रास्ते से होकर गुजरता है, और एशिया के प्रमुख देशों को यह तेल बेचा जाता है। तेल बेचने वाले प्रमुख देशों में सऊदी अरब, इराक, यूएई, ईरान, कुवैत, कतर और अन्य है। ईरान जो है ना, ये तेल चाइना को बेच रहा है। यहां से ईरान का तेल भी यहां से होकर के बिकने जाता है। सऊदी अरब यहां पर सबसे ज्यादा तेल बेचने वाले देशों में शामिल होता है। इन देश से खरीदने वाले देशों में सबसे ऊपर चीन है जो 54 लाख बैरल तेल खरीदता है। फिर भारत, फिर साउथ कोरिया, जापान और फिर अन्य यूरोपियन देश और अमेरिका शामिल होते हैं। इस पूरे क्षेत्र में जो 8 मतलब आइलैंड्स बताए जाते हैं, उन 8 आइलैंड्स में से 7 ईरान के पास और एक ओमान के पास बताया जाता है, जिसके चलते यहां पर बहुत ज्यादा तेल के टैंकर्स को अगर कोई बाईपास करके भी निकलना चाहे तो दिक्कत आती है। इसी कारण से अमेरिका अपनी फ्लीट बहरेन में तैनात रखता है, और इस रास्ते की पहले भी वो सुरक्षा सुनिश्चित करता था ताकि तेल आसानी से जा सके। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने यह हरकत की हो। 1980 में भी एक बार इराक और ईरान झगड़ लिए थे, तब भी टैंकर वॉर छिड़ा था, तो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक किया गया था। ऐसा एक बार 1990 में भी हुआ। और 1990 में जो घटना घटी थी वो ये थी कि भारत को इस गल्फ वॉर के चलते केवल 3 दिन का ही तेल अपने पास बचा था। अदरवाइज हमारे पास दिक्कतें खड़ी होने जा रही थी। वो इसकी वजह से ही हमने स्ट्रेटेजिकल ऑयल रिजर्व बनाए थे, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब सवाल यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज की स्थिति में बंद हो जाती है तो जिन देशों ने इतना लंबा चौड़ा इंपोर्ट करने का रास्ता यहां से निकाला हुआ है, उन सबका सप्लाई चेन पूरी तरह बाधित हो सकता है। यही कारण है कि भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं इस रास्ते पर टिकी हुई हैं। हॉर्मुज का साथ साथ एक और बड़ा सवाल जुड़ा है, वो ये कि हम लोग ना केवल तेल मंगाते हैं बल्कि यहां से माल एक्सपोर्ट भी करते हैं। भारत लगभग $28 बिलियन का एक्सपोर्ट इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू यूएई को करता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, इन सबको भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में माल एक्सपोर्ट करता है। इस युद्ध के होने से हमारा इंपोर्ट भी बाधित हो रहा है, एक्सपोर्ट भी बाधित हो रहा है, और इसी बीच में खबर आ जाती है कि भारत के पास 25 दिन का ही तेल बचा है। इस खबर के आते ही अपोजिशन सरकार पर हावी हो जाता है। हावी होने का बड़ा कारण था कि कुछ दिनों पहले हरदीप सिंह पुरी जी ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए बताया, इन्फॉर्म करते हुए बताया कि हमारे पास 74 डेज का तेल बचा है। 74 डेज का तेल बताते बताते अचानक 25 दिन का तेल बताया। इस बीच में 49 दिन का तेल कहां गया, सरकार से यह सवाल पूछा गया।
ये राज्यसभा का जवाब है जब इन्होंने फरवरी 9 को ये जवाब दिया। और आज खबर आती है कि 25 दिन का तेल बचा है। कांग्रेस ने इस सवाल को उठाया कि साहब कुछ दिन पहले आप 74 कह रहे थे, आज 25 कह रहे हो, 50 दिन का तेल इतने दिनों में चला कहां गया? कौन है जो आपका तेल की कालाबाजारी कर लिया? किसको आपने तेल दे दिया? क्योंकि अभी तो 74 डेज आपने बोला ही था। असल में ऑयल मिनिस्टर ने सोमवार को, पेट्रोलियम मंत्री ने अपनी कंपनीज की, जो ऑयल कंपनीज हैं, उनकी मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग से यह डेटा बाहर निकल कर आया था। तो क्या मंत्री जी ने पहले जवाब गलत दिया था, या अब जवाब गलत दे रहे हैं, या कुछ जवाब में क्लैरिटी होना बाकी है? तो अब उसकी तरफ भी बढ़ते हैं कि कहानी क्या है। तो असल में भारत की जो कुल ऊर्जा आवश्यकता है उसका 85% तेल हम इंपोर्ट करते हैं। जो 85% इंपोर्ट करते हैं उसको हम अपने पास कुछ दिनों के स्टॉक में भी रखते हैं। 1990 में जब खाड़ी युद्ध हुआ था, जब 3 दिनों का ही हमारे पास तेल का रिजर्व बचा था, उस समय भारत को यह समझ में आया कि गलती से दोबारा यह स्थिति बनी तो हमारी देश की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था और आबादी को हम सरवाइव नहीं करा पाएंगे। तब डिसाइड हुआ स्ट्रेटेजिकल ऑयल रिजर्व बनाना। अटल जी के टाइम पर स्ट्रेटेजिकल ऑयल रिजर्व बनाने का लक्ष्य लिया गया। 1998 में कार्य शुरू हुआ और 2004 के अंदर औपचारिक रूप से इसे स्वीकृति दे दी। तय हुआ कि हम तेल खरीद कर लाएंगे, अपने यहां के कुओं को भरेंगे। इन्हें कहा गया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ऐसी सुरक्षित जगहों पर इन कुओं को बनाया जाएगा ताकि वॉर टाइम पर भी इन्हें असर ना हो। इसको बनाने के लिए कोई कानूनी नियम तो नहीं बनाया, लेकिन सरकार ने तय किया कि ये स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व होंगे, जो कभी वैसी विपरीत परिस्थितियों में जब तेल आ ही नहीं रहा होगा तब हम इसकी पूर्ति करेंगे। इसके लिए बकायदा स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड का गठन किया गया। दुनिया में यह माना जाता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए ये कहती है कि किसी भी देश के पास अपने लिए स्ट्रेटेजिकल ऑयल रिजर्व 90 दिन का होना चाहिए। 90 दिन का ऑयल रिजर्व होना चाहिए। ऐसे में भारत को भी पूर्ति अपने 90 दिन की जरूरत के हिसाब से करनी है। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास ऊर्जा की पूर्ति के लिए रिजर्व बने हुए हैं वो 3 जगह पर हैं, विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर। और इन तीनों जगह पर बने हुए रिजर्व से भारत फिलहाल 9 से 10 दिन की तेल खपत कर पाता है। अब इसको 9 से 10 दिन कहीं जगह बोला गया है, कहीं 20 से 25 दिन भी लिखा जाता है। और यह कहा गया है कि भारत अभी जो सेकंड लेवल पर अपना एसपीआर बना रहा है, जिसमें चांदीखोल और पादुर शामिल है, अगर वो बन गए तो भारत फिर 74 दिन तक का तेल अपने पास रख पाएगा। ऐसा आंकड़े हैं। अब इनकी क्या है ना, ऊर्जा आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। चर्चा शुरू हुई थी 1998 से, 2004 में एक्शन शुरू हुआ, आज 2026 में आप खड़े हैं। तो उस समय सोचकर बनाने का जो निर्णय हुआ था वो अब एग्जीक्यूट होता आ रहा है। देश में आबादी तेजी से बढ़ रही है, ऊर्जा आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है। उस समय की आवश्यकताओं में अब कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि साहब उस समय की आवश्यकताएं कम थी, अब जरूरत ज्यादा हो गई तो दिन की संख्या घटती चली जा रही है। ठीक है। लेकिन इस बीच में भारत ने न केवल स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाने का निर्णय लिया, बल्कि सप्लाई चेन में भी ऑल्टरनेटिव रूट तलाशे। आज भारत 40 से अधिक देशों से तेल खरीदता है। पहले जहां ये गल्फ पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, आज इसने अपने तेल खरीदने में डाइवर्सिटी रखी हुई है। उनमें से एक रूस का नाम भी लिया जाता है। रूस लंबे समय तक तेल का हमारे लिए सप्लायर बनकर अभी रशिया यूक्रेन वॉर में निकला, और अभी भी जब से ईरान वॉर शुरू हुआ है, रशिया का नाम फिर से चलना शुरू हो गया है। रशिया की सप्लाई के बारे में चर्चाएं होने लगी हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कुछ जहाज जो पानी में तैर रहे थे, सिंगापुर की तरफ मुड़ रहे थे, अचानक पारादीप की तरफ मुड़ गए, इंडिया की तरफ मुड़ गए, और वो मुड़ करके भारत में सप्लाई के लिए पहुंच रहे हैं। अब कितनी सच्चाई है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन मीडिया रूसी राजदूत से पूछने पहुंच गया और पूछा कि सर, तेल को लेकर भारत को क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा, हम भारत के लिए हमेशा तेल सप्लाई करने के लिए खड़े हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तेल रूट बाधित होता है और भारत की आवश्यकताएं बाधित होती हैं, तो रूस फिर से हमारे लिए एक ट्रस्टवर्दी साथी बनकर उभरेगा। पिछले 5 सालों में भी यही हाल रहा, अभी भी ऐसी ही स्थिति भारत बना ले जाएगा। आज भी रूस से तीसरा सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करने वाला भारत देश बना हुआ है, और लगातार रशिया तैयारी के संकेत दे रहा है कि मैं तैयार हूं, जब जरूरत पड़े तेल खरीद लेना। लेकिन चिंता हमें तेल से ज्यादा टैरिफ की है, जो ये पूरे टाइम नजरें गड़ाकर बैठे हैं कि कहीं तुम इस स्थिति में रूस के नजदीक मत चले जाना। इसीलिए इन्होंने किया क्या, ये भाई साहब वेनेजुएला के पास अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे और कहा कि भाई वेनेजुएला हमें तुरंत तेल प्रोवाइड करना शुरू करे। वेनेजुएला में आप 2 दिन पहले की कटिंग देख रहे हैं, 1 दिन पहले की, वेनेजुएला में अमेरिका अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता है और कहता है कि तेल की सप्लाई तुरंत शुरू की जाए।
तुरंत डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज आता है और मैसेज आता है कि अब वेनेजुएला का तेल फ्री फ्लो उपलब्ध है, मतलब बिगिनिंग टू फ्लो हो चुका है। वेनेजुएला का तेल मार्केट में उपलब्ध है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका ने ऑल्टरनेट में वेनेजुएलन ऑयल को दुनिया के सामने बता दिया है। कुल मिलाकर भारत के पास उपलब्ध विकल्पों में फिर से वेनेजुएला एक ऑप्शन खुल गया है। जहां तक बात हो एलएनजी की, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, उसकी कहानी क्या है? असल में भारत में जैसे सीएनजी देखते हैं या घरों में आने वाली पाइप नेचुरल गैस पीएनजी देखते हैं, उसको लाने का जो सोर्स है वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। कतर में जमीन से जो गैस निकलती है, गैस की जो स्टेट है वो गैसियस है, हवा, लेकिन उसे कंप्रेस करके, ठंडा करके पानी में बदला जाता है। पानी का मतलब H2O नहीं है, लिक्विड अवस्था में, द्रव में बदला जाता है। द्रव में बदलने के लिए उसे अत्यधिक कूल किया जाता है ताकि बहुत सारी गैस को बहुत कम जगह के अंदर संपीड़ित करके भरा जा सके, कंप्रेस्ड करके भरा जा सके। कतर यह काम भारत के साथ करता है। भारत के लिए अपनी जरूरत का मतलब भारत 54% एलएनजी जो है वो गल्फ कंट्रीज से इनसे मंगाता है और उनमें से कतर हमारे पास में 40% का जो मतलब गैस सप्लाई है वो कतर हमारे लिए करता है। अब क्या हो रहा है? तो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसमें सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ने की आशंका बन रही है, क्योंकि कतर ने मना किया है कि वो भारत के लिए मतलब अभी अपने तरफ से एलएनजी प्रोड्यूस नहीं करेगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस नहीं बना कर देगा। लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो 2.7 करोड़ टन सालाना के हिसाब से भारत इंपोर्ट करता है, उसको उसने रोकने की बात की है। आप सोचिए ना कि गैस को कंप्रेस किया जाता है -162 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिससे जो हवा 600 गुना कम जगह घेरने लगती है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि 600 किलोमीटर का जो एरिया कवर करती हवा थी वो 1 किलोमीटर में आ गई। इतना कंप्रेस कर दिया गया है उसे, आसान तरीके से अगर हम समझने का प्रयास करें तो इस कंप्रेशन को इन्होंने रोक दिया है कि भाई अभी रुक जाइए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन तो खैर इस विषय से आसान होता है, लेकिन टेंशन ये है कि इस ट्रांसपोर्टेशन के चलते बम भी बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर किसी ने गोला गिरा दिया तो बहुत नुकसान होगा। तो एलएनजी का इन्होंने प्रोडक्शन रोक दिया है कि भाई जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एलएनजी के रुकते ही भारत के अंदर सीएनजी और पीएनजी का संकट, क्योंकि जैसे ही हमारे पास एलएनजी आती है फिर हम उसे थोड़ा और मतलब रिलीज करके उसको फिर एलएनजी और सीएनजी में बदलते हैं। सीएनजी में उस गैसियस मतलब लिक्विड स्टेट से उसको वापस से गैसियस स्टेट में लाया जाता है, फिर उसको पाइप के माध्यम से घरों तक भेजा जाता है। भारत की बड़ी कंपनी गेल इस काम को करने के लिए तैयार रहती है, मतलब गेल हमारी गैस सप्लाई के लिए भारत सरकार का उपक्रम है, पीएसयू है जो इस काम को सरकारी तरीके से कर पाता है। कुल मिलाकर अगर एलएनजी नहीं आती है तो हमारे देश में सीएनजी के दाम बढ़ने की चिंता हो सकती है, पीएनजी के दाम बढ़ने की चिंता हो सकती है, और फाइनली एलपीजी पर असर ओवरऑल आकर के आना पड़ सकता है, क्योंकि जब एल पीएनजी नहीं जाएगी तो लोग फिर एलपीजी पर डिपेंडेंसी दिखाएंगे या फिर ईवी पर डिपेंडेंसी दिखाएंगे। इस बीच में पेट्रोनेट एलएनजी ने अपने फोर्स मेजर जारी कर दिए हैं, जिसका मतलब है कि अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं, गैस की कीमतें बढ़ती हैं, हम अगर खरीद नहीं पाते हैं तो इसको किसी तरह से बाधित नहीं किया जाएगा कि आपने कमिटमेंट किया हुआ था। क्यों? क्योंकि साहब युद्ध की स्थिति है, हम आपको अश्योरेंस नहीं दे सकते। कुल मिलाकर देश में जो स्थिति है वो तेल और गैस दोनों के लिए ही सोचने की है, प्लानिंग की है, और भारत सरकार निरंतर इस पर काम कर रही है। जहां तक बात हो 25 दिन के ऑयल रिजर्व की और 74 दिन के ऑयल रिजर्व की, तो इसमें पेच ये है कि भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं और प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी अपने पास लगभग 60 से 65 दिन का ऑयल रिजर्व रखती हैं, एडवांस में तेल खरीद के रखती हैं रिफाइनरीज, ताकि वो उसे रिफाइन करती रहें और बेचती रहें। भारत सरकार ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर भी अपना जो माल भर के रखा है, अगर वो 10 दिन का बचा है और इधर 64 दिन का इन कंपनियों के पास है, तो कुल मिलाकर 74-75 दिन का भारत के पास तेल सप्लाई है, और ये भारत सरकार आश्वस्त भी कर रही है। उनका कहना यही है कि देश में तुरंत मतलब प्रॉपर तरीके से अभी ऑयल और गैस की पूर्ति होने की संभावनाएं हैं, और हम अभी आश्वस्त हैं कि हम अपने देश के अंदर उसकी सप्लाई बनाए रखेंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई हो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी आज के घटनाक्रम का हमने ये जो एआई जनित वीडियो आपके सामने पेश किया है, ये हमने अपनी ही क्लास में बनाया है। आप चाहें इस क्लास के अंदर ज्वाइन करना तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।